तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश में। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग साइंस के वीवीआई प्रश्न करेंगे दोस्तों, जो आपके पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और आईटीआई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों, क्लासेस पीडीएफ के लिए है ना, क्लासेस पीडीएफ के लिए जो है आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। इसके लिए जाना होगा टेलीग्राम ऐप पे और वहाँ सर्च करना होगा स्टूडेंट स्टडी विद रितेश। टेलीग्राम ऐप पे जाने के बाद आपको सर्च करना होगा स्टडी विद रितेश और हमारे चैनल से भी जुड़ जाना होगा। वहाँ पे आपको क्लास का पीडीएफ, एग्जाम से रिलेवेंट हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रत्येक क्वेश्चन को पहले आप लोग आराम से पढ़िएगा, उसके बाद ही जो है आपको आंसर करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों। गैसीय अभिक्रियाओं में द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियतांक की इकाई है। यानी बच्चों, आपको बताना है गैसीय अभिक्रियाओं में जो द्वितीय कोटि अभिक्रियाओं के लिए जो दर नियतांक की इकाई होती है वो क्या होती है ना। चलिए, ऑप्शन है सेकेंड इनवर्स, दूसरा ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पावर -2 सेकेंड इनवर्स, तीसरा ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पावर -1 और सेकेंड इनवर्स, चौथा ऑप्शन है एटम सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, देन आपका आंसर सही है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं ये एटीएम लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटीएम का पावर -2 और सेकंड इनवर्स है ना, सेकंड इनवर्स, यही जो है आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी द्वितीय कोटि अभिक्रिया की दर की जो है इकाई हो जाएगी, यही है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर द्वितीय ना देता, प्रथम दे देता, देन आप लोग क्या आंसर करते बताइए। तो मान लीजिए प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछता कि भाई प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर की इकाई क्या है। मान लीजिए प्रथम कोटि अभिक्रिया है ना, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियतांक की इकाई क्या होती है, देन क्या आंसर करते हैं आप लोग, जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल फास्ट है ना। मान लीजिए प्रश्न ऐसे पूछता प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर की नियतांक की इकाई क्या होती है, तो ये होती है बच्चों सेकंड इनवर्स। क्या होती है, सेकंड इनवर्स, यानी उस तब आपका आंसर सेकंड इनवर्स हो जाता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है हरित लवक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। यानी हरित लवक में कौन सा धातु आयन जो है ये बेसिकली पाया जाता है, लोह, मैग्नीशियम, जस्ता या कोबाल्ट। जल्दी से बता दीजिए बच्चों, बहुत ही इजी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी, देन आप लोग इस एग्जाम को बहुत ही इजीली तरीके से क्रैक कर सकते हैं, है ना। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी मैग्नीशियम, देन आपका आंसर सही है ना। तो हरित लवक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, तो ये मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है बच्चों, कौन सा, मैग्नीशियम पाया जाता है ना। अब देखिए बात आई है बच्चों हरित लवक की, तो कभी कभी एक दो प्रश्न ये भी बन जाता है कि पौधों का जो पत्ती होता है वो हरा रंग का क्यों होता है, यानी पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है बच्चों, पत्तियों का रंग है ना, पत्तियों का रंग जो है बच्चों वो हरा क्यों होता है। तो बच्चों क्यों होता है, हरित लवक के कारण होता है। किसके कारण, हरित लवक के कारण होता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बच्चों, क्लोरोफिल कहते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है मानव के रुधिर में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल होता है लगभग। यानी देखिए मानव शरीर के, है ना, रुधिर का मतलब क्या होता है, रक्त होता है। ठीक है बच्चों, तो मानव शरीर के रुधिर में यानी रक्त में जो लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड सेल, क्या बोलते हैं बच्चों, रेड ब्लड सेल बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं, है ना। तो इनका जीवन काल कितने दिनों का होता है, यही क्वेश्चन है ना। यानी मानव के रक्त में जो रेड ब्लड सेल है यानी लाल रुधिर कोशिकाएं हैं, इनका जीवन काल
कितने दिनों का होता है, 120 दिनों का, 150 दिनों का, 190 दिनों का, 180 दिनों का? जल्दी से जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी प्रश्न है ना। चलिए, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है सभी का, तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, देन आपका आंसर सही है। तो 120 दिनों का है ना, हाँ जी, 120 दिनों का जो है जीवन काल होता है आरबीसी का। अब यदि प्रश्न में ये पूछता बच्चों डब्ल्यूबीसी के बारे में, यानी वाइट ब्लड सेल, है ना, क्या वाइट ब्लड सेल के बारे में बोलता, देन क्या आंसर करते? वाइट ब्लड सेल, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, श्वेत, है ना, रुधिर कोशिकाएं, है ना। तो इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो बच्चों याद रखना, इसका जीवन काल जो होता है ना 4 से 5 दिन का होता है, सॉरी 3 से 5 दिन लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। तो इसका जीवन काल कितना होता है बच्चों? 3 से 5 दिन का, 3 से 5 दिन का, है ना, 3 से 5 दिन का जो है डब्ल्यूबीसी का जो है जीवन काल होता है। चलिए, अच्छा देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में, देखिए रुधिर का बात आया है, यानी रक्त का बात आया है, तो पूछा गया था रक्त समूह की खोज किसने की, यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज किसने की थी बच्चों? ये किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अब यही अगर प्रश्न ऐसे पूछता, है ना, यानी रक्त समूह का मतलब क्या? ब्लड ग्रुप। अगर ये पूछता बच्चों रक्त परिवहन, रक्त परिवहन यानी ब्लड सर्कुलेशन, है ना, देखिए रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। रक्त परिवहन की खोज किसके द्वारा की गई थी बच्चों? तो ये की गई थी विलियम हार्वे जी के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम हार्वे जी के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे ध्वनि नहीं गुजर सकती है? जल से, स्टील से, वायु से या वैक्यूम से? बच्चों, ध्वनि का संचरण जो है ना किस माध्यम में नहीं हो सकता है, यही प्रश्न पूछा गया है ना। साउंड कैन नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग? तो जल्दी से बता दीजिए बच्चों, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। तो यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, है ना, वैक्यूम, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों, ध्वनि जो है कहाँ से नहीं गुजर सकती है? तो वैक्यूम, यानी निर्वात। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में बच्चों निर्वात कहते हैं, है ना। तो ध्वनि का संचरण जो है ना बच्चों निर्वात में नहीं होता है। निर्वात में जो ध्वनि का स्पीड होता है वो कितना होता है? 0 मीटर पर सेकेंड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ आपसे, बताइएगा कि ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिकतम किस में होती है ना। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किस में होती है बच्चों? ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किस में होती है? मान लीजिए यहाँ पर मैं 2-3 ऑप्शन भी दे देना चाहूँगा आप लोगों को। पहला ऑप्शन मान लीजिए यहाँ पे हो गया ठोस, है ना, दूसरा ऑप्शन हो जाता है द्रव, तीसरा ऑप्शन हो जाता है गैस। जल्दी से बता दीजिए बच्चों, ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिकतम किस में होगी, यानी इन विच मीडियम साउंड कैन ट्रेवल फास्ट, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जी हाँ दोस्तों, किस में होता है? ठोस में होता है ना। तो ध्वनि का जो चाल होता है वो सबसे अधिकतम किस में होता है? ठोस में होता है, यानी सॉलिड वाली वस्तुएं में होती हैं, ठीक है। तो एक रिलेशन याद रखना है कि ध्वनि की चाल जो सबसे तेज होती है वो सॉलिड वाली वस्तुओं में होती है, उससे कम लिक्विड में होती है ना, फिर सबसे कम किस में होती है? गैस में होती है, और वैक्यूम में तो बच्चों साउंड ट्रैवल करता ही नहीं है, जैसा कि प्रश्न में अभी मैंने बताया भी था, है ना, यानी निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है ना। तो अब तक तो याद हो गया होगा बच्चों आप लोग को, ठीक है। अब वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में जो ध्वनि की चाल होती है बच्चों वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये क्या है? इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे MgO है, या MgOH2 है, या Cu2O है, या फिर HgBr है? जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक नाम क्या होता है, आपको यही बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, देन आपका आंसर सही है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? MgOH है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे MgO की बात करें तो ये क्या है? तो ये बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये भी आप लोग ध्यान में
रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँगा Cu2O की, तो ये क्या है बच्चों, ये है हमारा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, क्या है ये बच्चों, कॉपर ऑक्साइड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले प्रश्न की तरफ। यदि क्लास अच्छी लग रही होगी, अगर इंटरेस्टिंग लग रही है, तो इस क्लास को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा बच्चों। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है, यानी विच प्लांट इज नोन एज हर्बल इंडियन डॉक्टर, है ना। तो किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, यानी शाकीय भारतीय डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, किस पादप को, आंवला को, आम को, नीम को या तुलसी को। जल्दी से बताना है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। और ये आपके प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है ना, जितने भी क्वेश्चन साइंस के आप लोग को दिख रहा है, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहले तो समझ लेना है, पहले तो हर एक क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद जो याद करने वाला होगा उसको याद कर लीजिएगा, और जो सीखने वाला होगा जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो वो सब तो कॉन्सेप्ट के थ्रू आप लोग को सीखना होगा, है ना। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी आंवला, है ना। आंवला को जो है शाकीय भारतीय डॉक्टर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ स्टूडेंट, और अगला प्रश्न आ गया है आभासी फल। जी हाँ दोस्तों, आभासी फल, सत्य फल से भी काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं, है ना। तो बच्चों आभासी फल यानी फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण बताना है आपको, सेब, अमरूद, आम या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा, यहाँ पे फॉल्स फ्रूट का एक एग्जाम्पल बताना है, आभासी फल का एक उदाहरण बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। तो यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सेब जो है कैसा है, ये एक आभासी फल होता है, यानी फॉल्स फ्रूट होता है ना। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए आभासी फल में अनानास भी आ जाता है, अनानास के बारे में भी कभी कभी पूछा गया है ना। तो अनानास भी कैसा है, ये भी एक आभासी फल है, यानी फॉल्स फ्रूट है ये भी। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे जो सत्य फल होता है उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, सत्य फल का उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों, तो सत्य फल का उदाहरण हो जाएगा जैसे आम हो जाएगा आपका, है ना। आम कैसा है, सत्य फल है। इसके बाद आप लोग अनार बोल सकते हो, ये भी कैसा है, सत्य फल है ना। तो इस प्रकार से आप लोग जो है क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, दूध प्रोटीन है, दूध प्रोटीन कैसा होता है, रेनिन, ग्लैक्टोज, केसिन या प्रोटीन। जल्दी से जवाब देना है बच्चों, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। दूध प्रोटीन जो होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। हाँ जी, तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी यानी केशिन, देन आपका आंसर सही है। तो दूध प्रोटीन कैसा होता है, केशिन टाइप का होता है। केसिन क्या है बच्चों, केसिन एक तरह से कैरोटीन नामक एक प्रोटीन होता है ना। इसी के कारण दूध में हल्का पीलापन दिखाई देता है। प्रश्न पूछता है बच्चों कि दूध में हल्का पीलापन किसके कारण होता है, तो ये कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण होता है ना। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, ml का पावर 3, t का पावर -1 और q का पावर -2। देखिए कैसे लिखा है, ml का पावर 3 है ना, t का पावर -1 और q का पावर -2, है ना। आपको बताना है ये किस फिजिकल क्वांटिटी की, किस भौतिक राशि की ये विमा है, यानी डायमेंशन है ना। यही प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए ये किसका डायमेंशन है, किसका विमा है, प्रतिरोध का या चालकता का या प्रतिरोधकता का, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देना है बच्चों। हाँ जी, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ml का पावर 3, t का पावर -1, q का पावर -2, है ना। ये किस भौतिक राशि की विमा है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्यारे से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रतिरोधकता की विमा है, यानी देखिए प्रतिरोधकता कह लो या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं इसको बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध भी हम लोग कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी इसको कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ध्यान देना है, यहाँ पर प्रतिरोधकता कह लो या विशिष्ट प्रतिरोध कह लो, और इसका डायमेंशन क्या होता है बच्चों, यही होता है। ठीक है, और यहाँ पे प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, बताइए तो। प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों,
तो ये भी याद रखना है। ऐसा यूनिट क्या होता है, ये होता है बच्चों ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। ये हेडफोन जैसे एक सिंबल देख रहे हो ना, इसी को ओम कहा जाता है, और मीटर है ना, तो इसका ओम मीटर जो है ऐसा यूनिट होता है। अब देखिए प्रतिरोधकता का तो जान लिए आप लोग, यानी रेजिस्टिविटी का तो ऐसा यूनिट और डायमेंशन वगैरह तो जान लिए। अब प्रतिरोध का बताइए, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, प्रतिरोध का डायमेंशन यानी वीमा क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है, प्रतिरोध का जो वीमा होता है, डायमेंशन होता है, वो क्या होता है, तो वो होता है बच्चों एम एल का पावर 2 टी का पावर -3 और ए का पावर -2, ये होता है प्रतिरोध का वीमा। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों, इसका ऐसा ही यूनिट क्या होता है, तो ये तो आप सभी जानते होंगे, क्या होता है बच्चों, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, ध्यान देना है बच्चों। कोल गैस इनका एक मिश्रण है। कोल गैस जो होता है वो किन गैसों का मिश्रण होता है, तो जल्दी से बताइएगा। देखिए पहला ऑप्शन जो है ये है CO2 प्लस है, बीच में प्लस है, CO2 प्लस H2, या फिर दूसरा ऑप्शन है CH4 प्लस N2, तीसरा ऑप्शन है CO प्लस में H2 प्लस में CH4, चौथा ऑप्शन है CO प्लस N2 प्लस में CH4। जल्दी से बताइएगा कोल गैस जो होता है वो किन गैसों का मिश्रण होता है बच्चों। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोल गैस जो है किन गैसों का मिश्रण होता है, तो ये CO प्लस H2 प्लस CH4, यानी कहने का मतलब क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और प्लस में मीथेन, इन तीनों गैसों का मिश्रण ही कोल गैस का मिश्रण कहलाता है ना। अब देखिए कभी कभी ये भी पूछ लेता है बच्चों, प्रोड्यूसर गैस के बारे में पूछ लेता है ना। प्रोड्यूसर गैस बता सकते हैं आप लोग, प्रोड्यूसर गैस जो होता है वो किन गैसों का मिश्रण होता है, बताइए। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है, किन गैसों का मिश्रण होता है, तो बच्चों ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रोड्यूसर गैस जो होता है ना, ये भी मिश्रण होता है CO प्लस N2 प्लस H2O का, है ना। प्रोड्यूसर गैस जो होता है ये CO प्लस N2 प्लस H2O गैसों का मिश्रण होता है। ठीक इसी प्रकार पूछ लेता है वाटर गैस के बारे में भी, है ना, तो इसके बारे में भी जान लीजिए वाटर गैस। तो वाटर गैस जो है किन गैसों का मिश्रण होता है बच्चों, तो ये भी होता है, आपको ध्यान में रखना है CO प्लस H2। ठीक है, चलिए, हाँ जी, चलिए बच्चों ये सभी पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन आ रखा है, चाहे तो आप लोग अपना प्रीवियस पेपर देख सकते हैं, 2014 या 15 का पेपर में ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे टाइप के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है पास्कल सेकंड, इसकी इकाई मात्रक है। यानी ये जो पास्कल सेकंड है बच्चों, ये किसकी इकाई मात्रक है, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन की, या प्रतिबल यानी स्ट्रेस की, या विकृति की यानी स्ट्रेन की, या श्यानता की यानी विस्कोसिटी की। जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, और इकाई से संबंधित, वीमा से संबंधित, है ना, ऐसे प्रश्न आपके पैरामेडिकल में पूछ लिए जाते हैं। तो जल्दी से बताइएगा बच्चों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ना। चलिए, बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है आप लोगों का, तो ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो पास्कल सेकंड किसकी इकाई मात्रक है, ये है श्यानता की यानी विस्कोसिटी की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, पृष्ठ तनाव के बारे में जान लेते हैं, यानी सरफेस टेंशन के बारे में। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, ये होता है न्यूटन प्रति मीटर। क्या होता है बच्चों, न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। प्रति बल का ऐसा यूनिट का बात करें तो इसका क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है ना। विकृति की बात करें तो ये भी क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है, लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, सोडियम या पोटेशियम। जल्दी जवाब देना है, दिया सलाई में क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे दिया सलाई में यूज जो हम लोग करते हैं वो करते हैं लाल फास्फोरस। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा आंसर हो जाएगा और बहुत ही प्यारा सा आंसर हो जाएगा, है ना। तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं ना। अब लाल फास्फोरस, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो ये होता है बच्चों P4 होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, P4 होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ स्टूडेंट।
और अगला प्रश्न आ जाता है स्टूडेंट, क्षारीय विलयन का पीएच होता है, क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है ना, वो कितना होता है? 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है या निश्चित नहीं? जल्दी से जवाब देना है बच्चों। क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, बताइए जल्दी से। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 से अधिक होता है। तो जी हाँ दोस्तों, 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन पीएच का मान, ठीक है, 7 से अधिक होता है। अब देखिए बच्चों, बात आई है यहाँ पे, जैसे क्षारीय विलयन की बात हुई है, ठीक इसी प्रकार अम्लीय विलयन के बारे में भी पूछ सकता है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, जल्दी से बताइए। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7 से कम होता है। कितना होता है बच्चों? 7 से कम होता है। और उदासीन, उदासीन कब होता है? जब पीएच मान एकदम 7 हो, है ना, जब पीएच वैल्यू 7 है तो समझ लीजिए न्यूट्रल है, यानी उदासीन नेचर का है ना। और देखिए बच्चों, बात आई है पीएच, पीएच है ना, कब से पीएच कर रहे हैं? तो बच्चों, पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा की गई थी? पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा की गई थी बच्चों? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, किसके द्वारा? सोरेनसन के द्वारा। किसके द्वारा? सोरेनसन जी के द्वारा जो है पीएच स्केल की खोज की गई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? समय का, दूरी का, प्रकाश की चाल का या प्रकाश की तीव्रता का? तो बच्चों, प्रकाश वर्ष जो है ये मात्रक होता है किसका? जल्दी से बताना है बच्चों। वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश वर्ष मात्रक होता है किसका? दूरी का, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब स्टूडेंट, यदि मैं आप लोगों से ये पूछूं कि प्रकाश वर्ष है क्या, क्या है प्रकाश वर्ष? तो प्रकाश द्वारा, है ना, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष मात्रक होता है किसका? दूरी का, ठीक है। चलिए अब देखिए, प्रकाश की चाल की बात आई है, तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने मापा था? सबसे पहले किसने मापा था बच्चों? तो किसने मापा था? रोमर जी ने, एक साइंटिस्ट थे रोमर, उन्होंने ही प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापा था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, है ना। कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है प्यारे बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 2.5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से जवाब देना है बच्चों। हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे जी। बहुत अच्छा, वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, देन आपका आंसर सही है ना। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस प्यारे से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है, तो इस क्लास को लाइक दे देना। और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।